विद्यार्थियों, जैसा कि हम अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत संपत्ति की बिक्री के संदर्भ में विभिन्न चीज़ों की विवेचना कर चुके हैं, हमने ये भी देखा कि सेल को यदि हमें परिभाषित करना हो तो अधिनियम की धारा 54 में किस प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया है। यदि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें और यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सेल, व्हाट आर इट एसेंशियल एंड हाउ इज ए सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इफेक्टेड, तो डेफिनेटली जितनी भी हमने चर्चा की संदर्भ में उसका विस्तृत रूप से उल्लेख भी हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ये कहा गया है कि सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी in lieu of consideration या with valid consideration, not only for consideration but ownership also transferred from one living to another living person। तो जहाँ स्वामित्व प्रतिफलार्थ वेद प्रतिफलार्थ दूसरे व्यक्ति में निहित किया जाता हो, संपत्ति के स्वामी से दूसरे व्यक्ति में निहित किया जाता हो, वो बिक्री की परिभाषा में आता है। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि सेल में राइट्स एंड ड्यूटीज़, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेलर एंड बायर, इसकी भी हमने विवेचना की है। सेक्शन 54 सब क्लॉज 4 इज आल्सो डिफाइन सेलर राइट्स। तो सेलर राइट्स में आल्सो भी सेलर राइट्स में आल्सो भी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, बिफोर कंप्लीशन ऑफ सेल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल। संपत्ति की विक्रय से पहले एक विक्रेता के क्या अधिकार होता है और संपत्ति की विक्रय पूर्ण होने के बाद उसके क्या अधिकार होता है। तो डेफिनेटली यदि हम देखें तो सेलर इज एंटाइटल्ड टू ए चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ द बायर और एनी ट्रांसफरी विदाउट कंसिडरेशन, एनी ट्रांसफरी विद नोटिस ऑफ नॉन पेमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ द अनपेड परचेज मनी। So the seller is entitled to such charge only when the all or part of purchase money is unpaid and the ownership of the property has passed to the buyer। It is very clear कि जब तक संपत्ति का हम विक्रय नहीं कर देते हैं, विक्रय करने के उपरांत और विक्रय करने से पहले एक विक्रेता को संपत्ति अंतरण अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अधिकार और उसके विभिन्न प्रकार के कर्तव्य परिभाषित किए गए हैं, जैसा कि टू डिस्क्लोज टू द बायर के संदर्भ में एनी मटेरियल डिफेक्ट इन, तो इफ एनी मटेरियल डिफेक्ट विच कैन नॉट बी assessed by the transferee in general way and transferee is also well familiar about the material defect, तो definitely he should disclose to buyer। तो it is the basic liability of the seller कि उसे कोई भी ऐसी त्रुटि जिसको सामान्य तौर पर कोई भी प्रज्ञान व्यक्ति पता नहीं कर सकता हो, और यदि संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है तो उसे आवश्यक रूप से उस क्रेता को डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। ऑफ इज द सेलर इज एंड द बायर इज नॉट अवेयर एंड विच द बायर कुड नॉट with ordinary care। It is very important. What do you mean by ordinary care? It means general prudent persons analyze in particular general circumstances and try to find out something new, but in general way he could not find any defect in the property, but seller was introduce a familiar about the material defect, so definitely should disclose to buyer। It is a duty liability of the seller। तो यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट किया गया है धारा 55
उपधारा 1(2) में बड़ा ही स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर इस प्रकार की मेटेरियल डिफेक्ट हो उस संपत्ति में जिसको सामान्य तौर पर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता हो, तो स्वाभाविक है विक्रेता को क्रेता को बताना चाहिए। यदि वो बताने में ओमिशन करता है या अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है, इट मीन्स टू बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड एंड एट द ऑप्शन ऑफ बायर सच ट्रांजेक्शन may be challenged in कोर्ट। सेकंड कंडीशन अपन देखें लाइबिलिटी के संदर्भ में, तो ये कहा गया है टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट and for examinations all documents which are required to complete the transaction, so which are in the seller's possessions or power, and buyer required buyer want to inquiry about the property documents, definitely seller to produce to the buyer on demand of the buyer, so that buyer may examine of the all document relating to property. It is the liability of the seller to produce to the buyer on his request for examination all document. थर्ड यदि हम देखें तो टू आंसर if buyer wants to make an inquiry in respect of the transfer property and put question before the seller, it is the liability of the seller to answer to the best of his information all relevant question put to him by the buyer with respect to property or the title thereto. So simply this is the basic liability of the seller. It is very clear. अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विक्रेता को अपने दायित्व का निर्वाह ये सब करना चाहिए ताकि एक फेयर ट्रांजेक्शन, एक फेयर संपत्ति का अंतरण संपादित किया जा सके। आगे एक बड़ा रोमांचक जो शब्द यूज किया गया है कि हमें क्रमबंधन का सिद्धांत मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट is very important. First of all, we have to know meaning of marshalling by subsequent purchaser. इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्रमबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं कि if the owner of 2 or more properties mortgages them to one person and then sells one or more of the properties to another, कहने का भावार्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा संपत्ति है और उन संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, बंधक रहने के उपरांत उनमें से वो एक से अधिक ज़्यादा संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है, तो यहाँ पर बंधक कर्ता अपने बंधक ऋण को प्राप्त करने के लिए यदि उस क्रेता के विरुद्ध कोई वाद दायर करता है, केस दायर करता है, तो यहाँ पर क्रेता को अधिकार दिया गया है कि जिस विक्रेता से संपत्ति का अंतरण किया गया है उस विक्रेता के द्वारा बंधक ग्रहीता के पास यदि एक से ज़्यादा उसकी संपत्तियां हैं तो वह क्रेता उस व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि उसके पास अभी उसके कब्जे में जो संपत्तियां हैं क्या उससे उसका बंधक ऋण पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अर्थात जो संपत्तियां उसके पास निहित है पहले उनसे वो अपना बंधक ऋण वसूल करने का प्रयास करें, उसके उपरांत भी यदि कोई ऋण बाकी रहता है तो वो जो बेची गई संपत्ति है उससे शेष ऋण का मोचन कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्रमबंधन के सिद्धांत को यदि हम और बारीकी से जानना चाहें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति का एक से अधिक संपत्ति का स्वामी होना आवश्यक है। ऐसे स्वामी ने अपने 2 या अधिक संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को बंधक में रखा हो। ऐसे बंधकित संपत्तियों में से संपत्ति के स्वामी द्वारा एक या से अधिक संपत्ति बाद में बेचान कर दी हो। ऐसा क्रेता पूर्व बंधक ग्रहीता को बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्तियों से तुष्टि कराने के लिए हकदार है। तो यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है
कि जो संपत्ति बेची नहीं गई है, क्या उनसे बंधक ऋण का मोचन हो सकता है? क्या उनसे बंधक ऋण चुकाए की पूर्ति हो सकती है? यदि संभव है तो क्रेता उस पूर्व बंधकदार को बाध्य कर सकेगा कि वो क्रम से जो संपत्तियां उसके पास है उनमें से अपने ऋण को प्राप्त करें। थैंक यू।